यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया रहे होंगे और अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों के एग्जाम जो है वो नेट की बात कर ले, ठीक है, तो वो पेपर भी अपने जो है वो 21 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। और वही अगर एचपीएससी की बात करते हैं तो उसका पेपर भी अपना 22 जून को जो है वो होने वाला है। ओके, कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब एग्जाम जो है वो आ गए हैं, बिल्कुल एकदम नजदीक आ गए हैं। आज अगर आप बात करते हैं तो 14 मई है, ठीक है, तो टाइम बहुत ही कम पड़ा है अपने पास में। ओके, तो लगभग 35-36 दिन अपने पास में जो है पड़े हैं और एग्जाम जो है फिर उसके बाद आने वाले हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम में जाने के लिए, ठीक है, वैसे तो आप तैयारी कैसे भी करके चले जाइए, ठीक है ना, लेकिन अगर अब मान लो हम जो चाहते हैं, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो, ओके, और जो हम चाहते हैं वही चीज हमें मिले, हम अगर हमारा लक्ष्य जो है वो जेआरएफ का है तो हमें जेआरएफ मिले, या अगर हम एचपीएससी का पेपर दे रहे हैं वहां पे हमारा जो लक्ष्य है वो सिलेक्शन का, तो हमें सिलेक्शन मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि उतनी मेहनत भी हम लोग करें। ओके, और मेहनत सही दिशा के अंदर होनी चाहिए, मेन बात ये है। तो सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ना, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, बोले तो जो सिलेबस है वो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस के साथ में जरूरी जो है वो है क्या, रिवीजन। तो जितना सिलेबस इंपॉर्टेंट है उतना रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस पढ़ना काफी नहीं है, उसको रिटेन करना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ लिया, अब उसको रिटेन करना, तो रिटेन करने के लिए जो है वो क्या करो, रिवीजन करो। और फिर उसके बाद में जो है वो क्या, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन अगर एप्लीकेशन का नहीं पता ना कि क्वेश्चन को जो है वो लगाना कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, इक्वल इंपोर्टेंस है रिवीजन का, और इक्वल इंपोर्टेंस है किसका, आपका प्रैक्टिस का। तो आपकी प्रैक्टिस सेशन को बहुत ही अच्छा करने के लिए हम लोगों ने अभी जो है वो प्रैक्टिस सीरीज वो चला रखी है, जिसके अंदर हम यूनिट वाइज जो है वो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे थे। हर यूनिट के एमसीक्यूज हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने जो है वो आईबी को आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 4 यूनिट हम निपटा चुके हैं। हमने बैंकिंग करा, हम लोगों ने फाइनेंस किया, हम लोगों ने जो है मार्केटिंग जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो अब जो है वो बात किसकी आती है, अब आती है एक नई यूनिट का, जिसका नाम जो है वो है अपना क्या, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग जो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 350 क्वेश्चन हम लोग जो वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। 350 क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे, जैसे अभी बाकियों के अंदर हमने किया, जैसे टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो 5 जो है वो लेक्चर लगाए थे। वही अगर मैं बात करता हूं मार्केटिंग का, तो वहां पे हम लोगों ने जो है 9 लेक्चर जो है वो कवर किए थे, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज कवर किए, ठीक है। अब हम लोग जो वो क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया, तो अब मैं नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े से कम कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन कम नहीं कर रहा, ओनली नंबर ऑफ लेक्चर कम कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 350 क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, तो उसको मैं 3 लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करूंगा। तो मैंने यहां पे जो आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बार। टोटल एमसीक्यूज जो हम कवर करेंगे इसके वो है 351, जिसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। जो पार्ट 1 है, ये दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम लोग 103 क्वेश्चन को जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर हम 133 और उससे अगले पार्ट में 115, इस तरीके से ये 3 पार्ट में हम लोग जो है 350 एमसीक्यूज को जो है वो कवर करेंगे। तो ये अपना पहला पार्ट है जिसके अंदर 103 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो जैसे अभी इसको हम कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर अगला जो यूनिट अपने को करना है अकाउंटिंग का, वो फिर उसके बाद में यूनिट नंबर 6, वो इस तरीके से करके 20 तारीख तक हम लोग सारे के सारे यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो है उनको निपटा देंगे, क्योंकि अपने को 21 तारीख से जो है पीवाईक्यू स्टार्ट करने हैं। तो 21 से लेके और 31 तक का अपना जो पीरियड है, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे पीवाईक्यू, रिवीजन अपने साथ साथ चली रही है, तो 31 तक लगभग सारा रिवीजन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या बचा, तो उसके बाद 20 दिन जो है उसमें आपका जो जिस तरीके से आप उसको जो है वो करना चाहते हैं आप कीजिए अपनी तैयारी को, ठीक है ना। तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि 31 मई तक हम जो है फारिग करें। फिर भी 2-3 दिन अगर फालतू जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी चीजें अपनी यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एमसीक्यू सेशन को, जिसके अंदर हम टोटल मिला के 103 क्वेश्चन को कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अभी जो अपकमिंग पेपर होने वाला है अपना, ठीक है, चाहे यूजीसी नेट की बात कर लो, चाहे अगर हम बात कर ले किसका, अपने एचपीएससी का, ठीक है, तो उन दोनों के लिए हमारे जो है वो कंप्लीट कोर्सेज तो चली रहे हैं, और साथ में अभी हम लोगों ने एक रिवीजन बैच जो स्टार्ट किया है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो है वो बैच आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। ओके, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे आपको ये बैच जो अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे आपको जो है वो क्या मिलने वाला है, जहां पे आपको जो है हर यूनिट का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मिलेंगे, प्लस में हर यूनिट के रिवीजन वीडियो मिलेंगे, यूनिट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, और हर यूनिट के पीवाईक्यू जो है वो भी मिलेंगे, और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर यूनिट के हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे।
जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप हमारी मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर उसको इंस्टॉल करके और वहां पे रजिस्टर कर लीजिए और वहां पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के। अच्छा, ये जो मैं एमसीक्यूज में आपको करवा रहा हूं, तो इनके सोल्ड पीडीएफ और अनसोल्ड पीडीएफ दोनों तरह के पीडीएफ हम लोग जो है वो अपने एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं। तो उन पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाना। एक बार तो आपने वीडियो लगा लिया, उसके बाद में कम से कम 2 बार जो है पीडीएफ को ड्रैग करके जो आप जरूर पढ़ के जाना, सो दैट क्वेश्चन छप जाए आपके माइंड में, ठीक है ना जी। विद सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन के साथ में भी है। ओके जी, चलो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने आ रहा है, वो है ये, बोलते हैं एन इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट के ऊपर जो आप टैरिफ लगाते हैं, एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे अबंडेंट अमाउंट के अंदर अपने पास में जो है लेबर अवेलेबल होती है, ठीक है। देखो, हम जो इंटरनेशनल बिजनेस की जो हम थ्योरी पढ़ते थे, तो वहां पे हम क्या बोलते थे, जो इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, एक है लेबर इंटेंसिव और एक है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो इंडिया जो कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, जहां पे अबंडेंट अमाउंट में लेबर अवेलेबल है, और यूएसए जो कि कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, जहां पे अबंडेंट अमाउंट में क्या है, कैपिटल अवेलेबल है। तो बोलते हैं अगर इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है इन्हें किस पे, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी पे, तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनकम इन द फेवर ऑफ, तो उससे जो है एडवांटेज किसको होगा? तो अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी कोई है, ठीक है, और अगर वो क्या करती है, टैरिफ लगाती है, तो उससे जो अल्टीमेट एडवांटेज जो है वो किसको मिलेगा? जो आपके कैपिटल इंटेंसिव, जो आपके ओनर है किसके, कैपिटल स्किल के, उनको जो है क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। देखो बोलता है इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी एक इंपोर्ट टैरिफ टेंड टू बेनिफिट दोज हु ओन कैपिटल एंड पोजेस स्पेशलाइज्ड स्किल। टैरिफ प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। टैरिफ से जो है वो क्या होगा, बाहर से आने वाली गुड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और इससे लोकल बिजनेस जो है उसको एक थ्राइव मिलेगा, उसका सामान जो है वो ज्यादा बिकेगा। ये जो प्रोटेक्शन है, इट लेड्स टू हायर अर्निंग फॉर द कैपिटल ओनर एंड स्किल वर्कर एज दे कैन मेंटेन और इंक्रीज देयर मार्केट शेयर विदाउट फॉरेन कंपटीशन। क्योंकि फॉरेन कंपटीशन तो इतना बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, बाहर से आने वाले जो गुड्स है उनका इंपोर्ट जो थोड़ा कम हो जाएगा, तो जो लोकल प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, बिकेंगे। और कौन से लोकल प्रोडक्ट बिकेंगे? जिनका सब्सिट्यूट हम बाहर से मंगा सकते हैं, मतलब कौन से, कैपिटल इंटेंसिव वाले। ओके चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी विच, अच्छा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या है आपका, सी, ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी विच प्रोवाइड, जो ये बोलती है दैट कैपिटल इंटेंसिव शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कर रही है वो कैपिटल गुड्स, इज रेफर टू ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये देखो, जनरली अगर हम बात करते हैं, हेक्सचेल ओलिंग का जो थ्योरी था वो क्या बोलता था कि जो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी उसको क्या करना चाहिए, उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और लेबर इंटेंसिव गुड्स का क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब वोस्ले लियोन्टिफ उसने 1945 के अंदर जाके जो है वो क्या किया, जब उसने चक्कर लगाया यूएस का, तो उसने वहां पे जो क्या पाया, यूएसए जो कि एक क्या है, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी था, वो कर क्या था, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को जो है वो बना करके एक्सपोर्ट करता और कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट करा था। तो इसको बोलते हैं लियोन्टिफ पैराडॉक्स। वोस्ले लियोन्टिफ वो पर्सन था, और इसको बोलते हैं लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो प्रोवाइड करती है दैट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री शुड एक्सपोर्ट, कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव गुड्स का। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है, एक एक्सेप्शन है, और ये किसने दिया था, आपके लियोन्टिफ ने, जिसको बोलते हैं लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो ध्यान रखना, ये आपको बता रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप इसको रीडिंग जरूर कर लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, बाकी आपको रीड सारी की सारी करनी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फॉलोइंग टेबल शो द पर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन द टू गुड्स व्हीट एंड क्लॉथ इन द टू कंट्री। एक्स और वाई दो कंट्री के अंदर जो है वो आपको बता रखा है कि व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, और क्लॉथ का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। विच वन द फॉलोइंग विल टेक प्लेस, सिर्फ आपको यही डेटा दिया। क्या डेटा दिया कि कंट्री एक्स के अंदर जो है अगर व्हीट वो प्रोड्यूस करते हैं पर केजी तो कॉस्ट आती है 50 रुपए, और अगर कपड़ा बनाते हैं तो कॉस्ट आती है 100 रुपए। वही कंट्री वाई के अंदर जो है वो क्या होता है, व्हीट बनाएंगे तो खर्चा आएगा 350 और क्लॉथ बनाएंगे तो खर्चा आएगा 500, ठीक है। अगर इसको देखते हैं तो इन दोनों को अगर देखें तो एक्स को जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। आप ध्यान दो, एक्स को क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में, क्योंकि एक्स जो है व्हीट भी और क्लॉथ भी वो वाई कंट्री से बेटर तरीके से बना सकता है, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखो, अब यहां पे अगर वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई जो है वो क्या करेगा, तो वाई अगर व्हीट बनाएगा तो खर्चा कितना आ रहा है 350, और क्लॉथ अगर बनाएगा तो खर्चा कितना आ रहा है 500। तो जो आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है डेबिट रिकार्डो का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वाई को क्या करना चाहिए, जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी क्या आ रही है, कम आ रही है, तो उस सामान को बनाना चाहिए। तो अगर इसको देखें तो इसको जो है वो क्या करना चाहिए, व्हीट को बनाना चाहिए, और व्हीट को बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्लॉथ को इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर जो अपने को कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उसको भी अपने को जो है वो देखना होता है। फिर साथ में अपनी
कैपेसिटी क्या है वो भी अपने को देखनी होती है। तो ओनली अगर इतना ही डिटेल अगर आपको दे रखी है तो इसके बेस पर आप जो है वो क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टेक प्लेस, नो ट्रेड विल टेक प्लेस, ऐसा तो नहीं होगा, अगर ट्रेड नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनल बिजनेस तो बंद हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारा जो रिसोर्स है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, एक्स विल एक्सपोर्ट व्हीट एंड इंपोर्ट क्लोथ, नहीं, एक्स विल एक्सपोर्ट क्लोथ एंड इंपोर्ट व्हीट, नो, देयर इज नो एनफ इंफॉर्मेशन टू कमेंट, तो अभी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और भी इंफॉर्मेशन अपने को जरूरत होते, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। सिर्फ इसको देख करके हम लोग जो है वो कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन का आंसर है। टू डिटरमाइन ट्रेड पैटर्न वी टिपिकली यूज द कांसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो डिपेंड करता है ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रादर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट। व्हाइल कंट्री एक्स हैज द लोअर एब्सोल्यूट कॉस्ट फॉर द बोथ व्हीट एंड क्लोथ, वी नीड टू कंपेयर द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड्स इन टर्म्स ऑफ द अदर विद इन ईच कंट्री विदाउट नोइंग एडिशनल डिटेल लाइक production capacity, demand, opportunity cost, we cannot definitely conclude which country will export or import which goods। तो ये बात ध्यान रखना। आगे मैचिंग करना जी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है ये दिया था किसने, आपके डेविड रिकार्डो ने। इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दिया था जी आपके किसने, गॉटफ्राइड हेबलर ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो दिया था किसने, हेक्सर ओलिन। और डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड ये दिया था किसने, जेएस मिल ने। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, सी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टू गुड्स रिगार्डियन ट्रेड मॉडल, जो डेविड रिकार्डो का, ठीक है, टू गुड्स जो रिगार्डियन ट्रेड मॉडल है, तो बोलता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन अकर इन फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम। कंप्लीट जो आपका स्पेशलाइजेशन है ना वो कब होगा, वो तब होगा फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर जो है वो सेटिस्फाई करता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। देखो रिगार्डियन का जो ट्रेड मॉडल है वो ये वहां पे हम ये मानते हैं कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन अकर होगा बिकॉज कि जो पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, वो क्या है, लीनियर है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। दिस अलाउ कंट्री टू फुली स्पेशलाइज इन द गुड्स दे हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज इन लीडिंग टू एफिशिएंट ट्रेड एंड म्यूचुअल गेन, ठीक है ना। आगे मैचिंग करना जी, सप्लाई साइड जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, यहां पे आपको जो है वो दो लिस्ट दे रखी है, ठीक है, और यहां पे जो इकोनॉमिस्ट है उनके नाम बता रखे, तो आपको मैचिंग करना है कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था। जो सप्लाई साइड है ध्यान रखना इंटरनेशनल ट्रेड का, वो दिया था डेविड रिकार्डो ने। डिमांड साइड की अगर बात करें तो उसके लिए थ्योरी बनाया था किसने, एल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है वो किसने दिया, वो दिया था गॉटफ्राइड हेबलर ने। और रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये दिया था आपकी किसने, बास्टेबल एंड एल्फ्रेड मार्शल ने। तो आंसर जो बनेगा 6 का वो क्या बनेगा, बी। आगे वेयर द फॉरेन ऑफर कर्व, ध्यान देना, फॉरेन ऑफर कर्व हैज ए इलास्टिसिटी ऑफ 1, तो ऑप्टिमम टैरिफ जो है वो क्या होंगे। तो अगर फॉरेन ऑफर कर्व का मतलब होता है कि जो फॉरेन एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो वो जो सप्लाई में जो चेंज करते हैं प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पर वो सप्लाई में जो चेंज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन ऑफर कर्व। तो बोलते हैं अगर फॉरेन ऑफर कर्व का इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइसेस में चेंज करेंगे तो वो अपनी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो जितना सामान आपको भेज रहे हैं वो उतना भेजेंगे। तो फिर ऑप्टिमम टैरिफ जो है वो क्या होगा, तो आप ऑप्टिमम टैरिफ जो है वहां पे कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। एक बार पढ़ना इसको, फॉरेन ऑफर कर्व हैज इलास्टिसिटी ऑफ 1, जो फॉरेन ऑफर कर्व होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 है। इसका मतलब क्या है, अगर फॉरेन ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी 1 है तो इसका मतलब ये है दैट द फॉरेन कंट्री डज नॉट चेंज इट्स क्वांटिटी सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज, कि फॉरेन कंट्री जो है ना वो अपनी क्वांटिटी में, मतलब अपने सप्लाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगी अगर प्राइसेस में चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्टिमम टैरिफ यहां पे क्या होगा, थ्योरेटिकली इनफाइनाइटली हाई होगा एज अ फॉरेन कंट्री, क्योंकि फॉरेन कंट्री कंटिन्यू टू सप्लाई गुड्स एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ द टैरिफ इम्पोज। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी, मतलब हाई टैरिफ आप जो है चार्ज कर सकते हैं। आगे बोलते हैं इफ द सम ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज लेस देन 1, अगर सम ऑफ द इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, एंड डीवैल्यूएशन विल फर्दर एग्रावेट द डेफिसिट इन द बीओपी, और जो अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहे हैं तो उसकी वजह से बल्कि जो है वो क्या हो गया कि आपका जो बीओपी है वो और भी डेफिसिट में चला गया। होता क्या है, अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो आपका बीओपी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपके जो है वो इंपोर्ट कम होते हैं और एक्सपोर्ट क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो क्या है, लेस देन 1 है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, आपका अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो उससे आपका जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, और भी डेफिसिट में चला जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था किसने, ये दिया था आपके मार्शल एंड लर्नर ने। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बोलता है इन व्यू दिस व्यू इज बेस्ड ऑन द मार्शल लर्नर कंडीशन, जो ये बोलता है डैट ए करेंसी डिवैल्यूएशन विल इंप्रूव ए कंट्री
ट्रेड बैलेंस ओनली अगर सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो ग्रेटर देन क्या हो 1। अगर सप्लाई लेस देन 1 है तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू भी करेंगे ना तो उससे आपका बीओपी और भी ज्यादा वर्सन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आगे, इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है हैंडमेड कारपेट्स का एंड इंपोर्टर है हाईटेक प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर मेमोरी चिप एंड प्रिंटर का। ये जो पैटर्न ऑफ इंडिया ट्रेड है वो क्या है, देखो इंडिया नेट एक्सपोर्टर है हैंडमेड कारपेट का। इंडिया जो कि एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को बना के क्या करिए एक्सपोर्ट करिए और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का क्या करिए इंपोर्ट करिए। तो ये जो थ्योरी है, ये जो पैटर्न ऑफ ट्रेड है जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, तो ये पैटर्न कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, तो ये है आपका जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है हेक्सर-ओलिन का। आंसर क्या आएगा बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन ओलिगोपोलिस। जो ओलिगोपोलिस क्या होते हैं, जो मार्केट के अंदर मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर लेकिन जो सेलर है वो क्या होता है बहुत ही फ्यू होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो कौन पूरी कर रहा है, गेट नहीं, डब्ल्यूटीओ नहीं, यूनिडो नहीं, ओपेक। जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना तो उन्होंने क्या बना लिया, कार्टेल बना लिया, ठीक है, एक तरीके का। तो वो जो है वो बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ओलिगोपोलिस का। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ओपेक बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द ओलिगोपोलिस। इट कंसिस्ट ऑफ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन दैट कोऑर्डिनेट देयर प्रोडक्शन लेवल टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ऑयल prices. By working together, OPEC member can control supply and stabilize the prices, which is a key characteristic of the oligopolistic behavior. आगे, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड का, इसको किसने प्रोपाउंड किया था, इसको प्रोपाउंड किया बर्टिल एंड ओलिन ने, ठीक है जी। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिफाई करें उस मोड को विच इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो देखने को मिलेगा किसमें, जॉइंट वेंचर। आगे, टू एंश्योर द वैलिडिटी, ये एंश्योर करने के लिए कि जो हेक्सर-ओलिन की जो थ्योरी है अगर वो वैलिड है, ट्रेड टू बी वैलिड, तो रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट जो है दो कंट्री का वो कैसा होना चाहिए, मतलब देखो हेक्सर-ओलिन का जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो क्या बोलता है कि अगर आप लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है तो आप क्या करो, लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करो और कैपिटल इंटेंसिव का इंपोर्ट करो। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है तो आप क्या करोगे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करोगे और लेबर इंटेंसिव गुड्स का इंपोर्ट करोगे। तो अगर मान लो इन दो कंट्री में ट्रेड तभी होगा अगर दोनों का जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो क्या डाइवर्जेंट है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑल टुगेदर क्या अलग है, तभी दोनों में ट्रेड जो पॉसिबल होगा। मतलब एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी हो और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी हो। तो आंसर क्या आएगा, तो बोलते हैं दो कंट्री शुड बी एज डाइवर्जेंट एज पॉसिबल। तो 13 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी। ये थोड़ा देख लेना। हेक्सर-ओलिन जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंस फैक्टर प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट करेगी उन गुड्स का दैट रिक्वायर स्कार्स फैक्टर। फॉर दिस थ्योरी टू होल्ड ट्रू, रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट ऑफ द टू कंट्रीज शुड बी एज डिफरेंट एज पॉसिबल। वन कंट्री शुड बी कैपिटल अबंडेंट व्हाइल द अदर शुड बी लेबर अबंडेंट। This contrast ensure that each country specialize in producing goods that align with the factor endowment leading to efficient trade. आगे, विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अमाउंट टू द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है ये बोलता है कि मतलब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन हमने जो लगाई है वो क्या है, करेंसी को कंट्रोल करना, क्या ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, यस। एस्टैब्लिश करना ईपीजेड, इससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो क्या ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है, नहीं। टैरिफ कट करना, अगर आप टैक्स रेट को अगर कम करोगे तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। टैरिफ को लगाना, क्या ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, यस। नॉन टैरिफ बैरियर लगाना, क्या ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1, 4 एंड 5 बोल दो सी, सॉरी 1, 4, 5 बोल दो बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एमएनसी जो मेंटेन करते हैं एक बैलेंस बिटवीन द होम मार्केट एंड द होस्ट मार्केट और ओरिएंटेड पॉलिसी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जियोसेंट्रिक फर्म, सी। इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ बैरियर। इंटरनेशनल ट्रेड में इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर है, कोटा नॉन टैरिफ बैरियर है, इंपोर्ट बन ये भी आपका नॉन टैरिफ बैरियर। तो आंसर क्या आएगा, ए। Which of the following match the item of the list 1 with the item of the list 2 and select the correct code। तो सबसे पहले करंट अकाउंट की अगर बात करते हैं तो करंट अकाउंट मतलब उसमें क्या आएगा, विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये आपका करंट अकाउंट की आइटम है, यस। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या, जो आपका रिजर्व फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो क्या आएगा, ऑफिशियल कैपिटल, क्या ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है, यस। यूनिलैटरल पेमेंट के अंदर बेसिकली आपका रिपेट्रिएशन का प्रॉफिट हो गया, यस। ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट जो है वो क्या होता है, जिसमें रिजर्व फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, यस। तो आंसर जो आएगा 17 का वो क्या बनेगा आपका, सी। आगे, व्हेन ए कंपनी टेक ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम द न्यू ओनर, तो इस सेक्शन को जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, एक्विजिशन। मैच द फॉलोइंग, विशेष कृषि उपज योजना जो है ये आया था किसके लिए, टू बूस्ट एक्सपोर्ट द फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा, इनके लिए। ईपीसीजी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो था किसके लिए, ये एक स्कीम है जो लाए थे रिड्यूस द डिफिकल्टी ऑफ एक्सपोर्टर, ठीक है। डीएफआरसी की बात करें तो ये बेसिकली इसको ये आया था किसके लिए,
ये रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ द ड्यूटी फ्री फ्यूल के लिए। और डीपीबी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। तो आंसर जो बनेगा 19 का वो क्या बनेगा, डी। What is not the advantage of SEZ? इनमें से कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है वो एडवांटेज नहीं है? So, सबसे पहला इंप्रूवमेंट ऑफ, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा तो क्या अपनी कंट्री के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, यस। डाइवर्जन होगा लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फार्मलैंड, ये बात एकदम सही है, और ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप एक एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हो ना, तो उस एरिया के अंदर जो है वो क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बस चलेगा, और वहां पे जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे जो फार्मलैंड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है कि डाइवर्जन ऑफ द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द फार्मलैंड। तो 20 का आंसर बनेगा बी। Which of the following is the assumption of the law of one price? तो इनमें से कौन सा assumption है आपका law of one price का, जो हमने इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरी पढ़ा था। तो law of one price की restriction the movement of goods between country, नहीं, ये assumption नहीं है। No transportation cost, yes। No tariff, yes। law of one price क्या बोलता है, देखो law of one price बेसिकली गोस्टॉफ क्रिस्टल ने ये थ्योरी दिया था। law of one price वो ये बोलता है कि आइडेंटिकल गुड्स का हर कंट्री के अंदर जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और उसके assumption ये है कि आपस में जो है अगर हम ट्रेड करेंगे तो कोई भी टैरिफ नहीं है और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस मिलेगा तो किस कारण मिलेगा, इंटरेस्ट रेट के कारण मिलेगा, इन्फ्लेशन के कारण मिलेगा। ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 and 3 बोल, 2 and 3 बोले तो सी ऑप्शन। आगे जो रिगार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थी वो जुड़ी हुई है, वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका लॉन्ग टर्म आउटकम, तो वो जुड़ी हुई है लॉन्ग रन आउटकम से। तो 22 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। तो रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज फोकस करते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द कंट्री स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेयर दे हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज लीडिंग टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक लॉन्ग टर्म आउटकम है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्रोडक्शन पैटर्न बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव एडवांटेज। क्योंकि जब आप लगातार एक जैसा काम करोगे तो स्पेशलाइजेशन से जो है वो क्या होगा, आप स्पेशलाइजेशन मिलेगा तो आपका जो एडवांटेज है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। द मोस्ट इंपोर्टेंट असम्पशन जो है हेक्सल-ओलिन थ्योरी का वो क्या है, ये एक 2 फैक्टर मॉडल है। ठीक है, ये क्या है, एक 2 फैक्टर मॉडल है, और 2 फैक्टर कौन से हैं, लेबर एंड कैपिटल। Which the following is not ensured to the consumer in the globalization? इनमें से कोई किस चीज की जो है वो which is not ensured to the consumer in the globalization? तो मतलब जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो इसमें से किस चीज की जो है कंज्यूमर को श्योरिटी नहीं मिलती है। लोअर प्राइस, ग्लोबलाइजेशन से जो है वो वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने होंगे तो, और कंपैरेटिव प्राइस पे आपको मिलेंगे तो प्राइसेस कम होते हैं जनरली, यस। बेटर सिलेक्शन होगा, यस। क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये नहीं होगा, क्योंकि आप जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो बहुत सारे नंबर्स कंट्री के प्रोडक्ट आपके सामने जो है वो होंगे, तो वहां पे ये देख पाना कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री का वो आपको क्लियरली जो है इंडिकेट नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये आपको देखने को नहीं मिलता है। तो 24 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एक्सेप्ट वन। ये सभी फीचर है ग्लोबलाइजेशन के, एक को छोड़ के, कौन सा, द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ एमएनसी। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो एमएनसी का रोल बढ़ेगा, यस। जो आर्टिफिशियल बैरियर टू ट्रेड है वो रिड्यूस होंगे, बिल्कुल होंगे। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल बैरियर टू ट्रेड, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो बैरियर्स वो बढ़ेंगे, नहीं सर वो रिड्यूस होंगे, तो ये इसका फीचर नहीं है, आंसर है सी। कंसीडर द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट देके बताना कौन सी बात सही है कौन सी बात जो है गलत है। सबसे पहला, द इंपोर्ट वॉल्यूम टेंड टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड ए शार्प फॉल इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आपके यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट है, अगर इकोनॉमी के अंदर जो है वो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है तो उससे जो वो क्या होगा, अगर ग्रोथ रेट ज्यादा है तो हमारा डिमांड बहुत ज्यादा होगा, और डिमांड अगर ज्यादा होगी तो अपना जो इंपोर्ट है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। रीजन बोल रहा है हाई रेट ऑफ ग्रोथ सेट्रिस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद द राइज इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन द इंपोर्ट, वो जुड़ा हुआ है किससे, इज एसोसिएटेड विद द फॉल इन रिलेटिव प्राइस ऑफ द इंपोर्ट। ये दोनों की दोनों बातें एकदम क्या है, सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना, तो दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। बोथ असर्शन रीजनिंग आर करेक्ट एंड आर इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है वो अलग है फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन से एज इट प्रोमोट यूनिट प्राइमरी डिवोट टू द एक्सपोर्ट। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो है असर्शन तो आपकी क्या है, करेक्ट है। रीजन में बोलता है क्योंकि गुड्स इंपोर्टेड टू द फ्री ट्रेड जोन, जो गुड्स इंपोर्ट करी है फ्री ट्रेड जोन में, मे बी री एक्सपोर्ट विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म। हो सकता है वो गुड्स ऐसे की ऐसे आप उसको जो है वो क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, लेकिन जो गुड्स ईपीजेड के अंदर आती है ना, तो उस पर कुछ ना कुछ तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग एक्टिविटी कंडक्ट होती है। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इसीलिए ईपी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है और जो फ्री ट्रेड जोन है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। दोनों की दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए।
विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल फैक्टर फॉर ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का फेवरेबल फैक्टर नहीं है? सबसे पहला, ग्लोबलाइजेशन वाइड बेस होगा, यस। निश मार्केट देखने को मिलेगी, यस। ऑब्सोलेंसी, यस। ये इसका जो है फेवरेबल फैक्टर नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से नई नई टेक्निक जो देखने को मिलेगी, जिससे पुरानी टेक्निक बहुत जल्दी जो है क्या हो जाएगी, मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इनोवेशन होता है, कंपटीशन एंड मार्केट एक्सपेंशन। फैक्टर लाइक द वाइड बेस, निश मार्केट, कंपटीशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल बेस। लेकिन जो ऑब्सोलेंस है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट और इंडस्ट्री बिकम आउटडेटेड, ये हिंडर करता है ग्लोबलाइजेशन को बाय रिड्यूसिंग एफिशिएंसी एंड मार्केट रेलेवेंस। आगे दो लिस्ट लिखिए, आपको जो है इन दोनों को जो है वो क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले मेजर टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो मेजर था वो क्या था, मतलब हमने कोई एक तरीका उठाया कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने का, वो क्या था, वो था जी आपका लिबरलाइजेशन, द इन्फ्लो ऑफ द एफडीआई। तो हमने जो है वो क्या कर दिया, एफडीआई के प्रोविजन को लिबरल कर दिया। ये है ऑफशोरिंग की अगर हम बात करते हैं, तो ऑफशोरिंग बेसिकली जो है वो क्या, ऑफशोर मतलब बाहर जाना, मतलब ग्लोबलाइजेशन। फेरा रिलेटेड है किससे, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो उसका नया वर्जन क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और आर्थर डंकल ने क्या दिया था, उरुगे राउंड, डंकल ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर, जो 8वां राउंड हुआ था। ठीक है, तो आंसर जो आएगा 29 का वो क्या आएगा, ए। आगे ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जिसको यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिमूवल और रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग जो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन रिमूव करते हैं। किसकी, कौन सी, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है फॉरेन ट्रेड पे उसको रिड्यूस करेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन है एफडीआई पे उसको रिड्यूस करेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन है फ्लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन उसको भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आंसर जो आएगा डी का वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर के हिसाब से विच द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाई एज द 4 डिटरमिनेंट ऑफ द नेशनल कंपीटिटिव एडवांटेज। इंटरनेशनल बिजनेस की एक थ्योरी था माइकल पोर्टर का, ठीक है। उसके अंदर माइकल पोर्टर ने बोला कि उसने फोकस किया था होम एनवायरनमेंट पे। तो माइकल पोर्टर ने बोला कि अगर मान लो किसी भी कोई भी कंट्री, ठीक है, जिसके होम एनवायरनमेंट के फैक्टर अगर क्या होंगे, उसके फेवर के अंदर होगा ना, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वो कौन कौन सा, एक था फैक्टर कंडीशन, यस। ऐसा डिमांड कंडीशन, यस। फॉर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर राइवलरी, यस। रिलेटेड सपोर्ट इंडस्ट्री, यस। फाइनेंशियल कंडीशन, नो। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, नो। इसके अलावा क्या थे, रोल एंड गवर्नमेंट, ठीक है, रोल ऑफ चांस ऑफ इवेंट, और एक क्या था, गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये इसका नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4 बोले तो सी। आगे अंडर कम्युनिज्म के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेव द सरप्लस वैल्यू थ्योरी। सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो है वो किसने दिया था, वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। याद रखना, कम्युनिज्म की जब भी बात आ जाए तो मेन कार्ल मार्क्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, यस। इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन हो जाता है, ये इसका जो है वो एडवांटेज नहीं है, ये बल्कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट के रह जाती है और वो उसको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का जो है वो मेन बेनिफिट है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन बेनिफिट वर्ल्ड ट्रेड, स्पेशलाइजेशन जो है उसका बेनिफिट मिलेगा पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, क्योंकि एट इट एनेबल डिफरेंट नेशन विद डिफरेंट स्किल एंड रिसोर्सेज टू गेन द रिवॉर्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ लेबर, ये बात सही है। देयर इज ए पोटेंशियल गेन ऑफ द इकोनॉमिक स्केल व्हेन देयर इज ए गुड साइज ऑफ मार्केट, अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, ये भी बात सही है। कंपटीशन बढ़ेगा बाय द फ्री ट्रेड, ये भी सही है। लोअर प्राइस आर द ग्रेटर चॉइस टू द कंज्यूमर, ये बात भी सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4 बोल दो डी। Which of the following assumption are true in context of theory of comparative advantage? तो comparative advantage theory के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बता रखी है, बताना है कौन सी बात जो है वो क्या है, कौन सी assumption जो है वो क्या है, सही है। आपको जो है वो ये बताना है। सबसे पहला जो है वो क्या है, टू ट्रेडिंग इकोनॉमी ईच प्रोड्यूसिंग द सेम टू गुड्स, ये बात एकदम क्या है, सही है। तभी तो आपस में वो ट्रेड करेंगे, फिर तभी तो आपस में ट्रेड होगा और तभी तो कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन सा जो मतलब हम जो है वो कौन सी गुड्स को जो प्रोड्यूस करें जहां पे हमारी जो है कंपैरेटिव जो डिसएडवांटेज है वो क्या हो, कम हो, ठीक है ना। द फैक्टर प्रोडक्शन इन ईच इकोनॉमी परफेक्टली मोबाइल है। इन ईच इकोनॉमी, एक देश के अंदर जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो क्या है, मोबाइल है। एक देश के अंदर आप उनको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ये बात भी सही है। देयर इज नो ट्रेड बैरियर, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी सही है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अनचेंज है, यस। आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, चारों असम्पशन है किसका, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, जो इसका सेकंड पॉइंट है इसको मैंने स्पेशली यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। फैक्टर प्रोडक्शन ईच इकोनॉमी, हर देश के अंदर जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो क्या, मोबाइल है। ये बात ध्यान रखना, हर देश में फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, मोबाइल है। लेकिन एक देश से दूसरी जगह पे आप फैक्टर प्रोडक्शन को जो है वो लेकर नहीं जा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज थ्योरेटिकली बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, तो इंटरनेशनल ट्रेड जनरली जो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पे बेस नहीं है, बल्कि वो बेस है किस पे, कंपैरेटिव एडवांटेज पे। क्योंकि
कई बार ऐसा देखो, एब्सोल्यूट एडवांटेज तो क्या बोलता है, जिसके अंदर आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको बना के एक्सपोर्ट करो और बाकी का इंपोर्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो क्या हम ट्रेड ही ना करें? ट्रेड तो करेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के ऊपर। तो अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड इज थ्योरेटिकली जो है वो बेस है किस पे? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये बात ध्यान रखना। तो 36 का आंसर क्या आएगा? ए। A country is said to have a comparative advantage in their production of a goods when एक कंट्री की comparative advantage मानी जाएगी अगर कब मानी जाएगी? When it can produce it at the lower opportunity cost than its trading partner. C. The existence of the international trade is best explained by the fact that द एक्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन किया जाएगा बाय द फैक्ट कि जो कंट्री वो स्पेशलाइज होंगी इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन देयर कंपैरेटिव एडवांटेज, जो जिससे एनहांस होगा ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंसी। डी। What could lead to decline the interest in the country export? किस वजह से कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा जी? आपका डिक्लाइन होगा। तो अगर मान लीजिए कभी भी क्या होता है, जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, जिसको आप सामान बेचते थे, अगर उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर उसका कंजम्पशन जो वो कम होगा तो वो इंपोर्ट कम करेगा, तो इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर रिडक्शन होगा इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर, जो इंडिकेट करेगा दे आर लेस इंक्लाइंड टू बाय फॉरेन गुड्स। आंसर है सी। इसकी वजह से आपका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। Which of the following is not typically considered a component of the company internal environment? इनमें से कौन सा जो है वो कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे? कंपनी का मिशन ऑब्जेक्टिव इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, ह्यूमन रिसोर्स इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपनी के कस्टमर ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। आंसर क्या आएगा? सी। अच्छा देखिएगा तो मुझे चाहिए। चलो, कीपिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेविट थीसिस का मतलब जो है वो क्या होता है? तो लेविट थीसिस का मतलब होता है होमोजेनेशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। बी। ये बात ध्यान रखना। तो लेविट थीसिस प्रपोज बाय थियोडोर लेविट, ये आर्गू करता है कि ग्लोबलाइजेशन लेड टू होमोजेनाइजेशन ऑफ द, मतलब हर जगह पे हम सेम जो है कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से सामान को बेचेंगे, मीनिंग दैट पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्री इंक्रीजिंग डिजायर द सेम प्रोडक्ट। लेविट emphasize that company should focus on the standardized product rather than customize them for the individual market, as global consumer prioritize करता है quality and low price over the national differences. द कंपनी ग्लोबलाइज करती है अपने ऑपरेशन को थ्रू डिफरेंट मींस से, अलग अलग तरीके आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यस, लाइसेंसिंग, यस, जॉइंट वेंचर, यस। आंसर क्या आएगा? डी। ये तीनों के तीनों जो है वो क्या? एंट्री मोड से आपके। Which one of the following is not a feature of the BPO? इनमें से कौन सा BPO का फीचर नहीं है? सबसे पहला, इट एनेबल एग्जीक्यूटिव कंसेप्ट स्ट्रेटजी, ये इसका फीचर है, क्योंकि अगर आप अपना अननेसेसरी काम जो है वो दूसरे लोगों को दे देंगे तो आप अपना पूरा फोकस जो है वो मेन काम पे कर पाएंगे, यस। ये इंप्रूव करेगा प्रोसेस एंड सेव मनी, यस। ये डिक्रीज करेगा ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, इससे ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी डिक्रीज होगी, सर बढ़ती है वो, तो ये इसका फीचर नहीं है। Who among the following has given the absolute advantage model of the international trade? इसमें से किसने absolute advantage थ्योरी का जो मॉडल दिया था वो था एडम स्मिथ, और कंपैरेटिव दिया था किसने? डेविड रिकार्डो ने। ध्यान रखना। दो असर्शन दे रखिए। सबसे पहला, इंडियन कंपनी हैव एस्टैब्लिश्ड सब्सिडियरी एंड जॉइंट वेंचर इन ए नंबर ऑफ कंट्री, ठीक है, इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ये बात एकदम क्या है? सही है। इंडियन कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करी है अलग अलग जगह पे, क्या सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर अलग अलग कंट्री में, ठीक है, और हर जगह पे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, यस। रीजन तो रखा है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ ऑपरेटिंग एंड ग्रोथ गवर्नमेंट पॉलिसी सीरियसली कंस्ट्रेन द पोटेंशियल ऑफ द इंडियन कंपनी टू मेक ए फोरे इनटू द फॉरेन कंट्री, और ये धावा बोल रही है फॉरेन कंट्री में। ये बात एकदम क्या सही है, लेकिन इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। बोथ असर्शन रीजनिंग तो करेक्ट है, बट रीजनिंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे, सर्विस सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम पहले चलता था SFIS, उसने रिप्लेस कर दिया SCIS से, तो अब इसकी जगह पे आ गई SCIS। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बोलता था रेट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द SCIS वुड बेस ऑन द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की जो पॉलिसी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल पोर्ट आर अलाउड टू द एक्सपोर्ट, तो उसके अंदर जो है वो 4 पोर्ट थे। एक था आपका कैलिकट एयरपोर्ट, ये राजकोट नहीं, एरागोना माई सिटी, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए एंड सी बोले तो कहां गया? ए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड। सबसे पहला, कंपनी विद लो कैश रिजर्व, अगर किसी कंपनी के पास में कैश रिजर्व जो है वो नहीं है तो वो जनरली प्रेफर करते हैं लाइसेंसिंग मोड को रादर देन एफडीआई, तो वो बाहर जाने के लिए जो लाइसेंसिंग मोड को जो है वो फॉलो करती है, ना कि एफडीआई। ये बात एकदम क्या सही है।
कैश रिच फर्म नॉर्मली प्रेफर करती है एफडीआई, और जो जिसके पास में अच्छा कैश होता है तो वो जो कंपनी जनरली जो प्रेफर करती है किसको, एफडीआई को। ये बात भी क्या सही है। अगर ये होता है कैश रिच फर्म ऑलवेज प्रेफर, तो ऑलवेज अगर होता है तो ये बात गलत होती है, ठीक है ना। तो वो नॉर्मली प्रेफर करती है किसको, एफडीआई को। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। ए। What does काउंटर ट्रेड रेफर टू? काउंटर ट्रेड का जो मतलब है वो क्या होता है, काउंटर ट्रेड बेसिकली एक ट्रेड मैकेनिज्म है जहां पे गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग ए कन्वेंशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए सेलर प्रोवाइडिंग गुड्स टू द बायर इन एक्सचेंज फॉर ए डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स। आंसर क्या आएगा, ए। काउंटर ट्रेड यही होता है बेसिकली, जिसमें एक्सक्लूसिव कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन विच द फॉलोइंग। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, जिसमें अनवांटेड बैरियर रिस्ट्रिक्शन को हम हटाएंगे, किससे, फॉरेन ट्रेड से, यस, इन्वेस्टमेंट से, यस। आंसर क्या आएगा, सी, ए एंड बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इशू फॉर विच एन एग्रीमेंट has been not been made between two or more country। तो ये क्या बोलता है, इनमें से कौन सा एग्जांपल है, ठीक है, एक ऐसा इशू जिसके लिए एग्रीमेंट जो है दो या दो से ज्यादा कंट्री जो है वो आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशन, इसके लिए एग्रीमेंट होता है, ठीक है। डीप सी माइनिंग इन द नॉन कोस्टल एरिया ऑफ द ओशियन, अगर मान लो कोई कंट्री जो है वो डीप सी माइनिंग जाके कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए दो कंट्री आपस में कोई, और कहां पे कर रही है, नॉन कोस्टल एरिया में, हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर के अंदर भी नहीं आता वो, तो वहां पे जो है कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, बी। इसके लिए कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टरिंग इंटरनेशनली, इनमें से कौन सा बार्टर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहला, बार्टर टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है। बार्टर एक्सपेंसिव होता है, जी बिल्कुल होता है। बार्टर इज ए टाइप ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बार्टर में सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, नहीं। आंसर क्या आएगा, सी। आगे दो आपको यहां पे दे रखी है, लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर जो है वो बता रखा है आपको यहां पे क्या, एक मिनट को मैं पी लो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। दो लिस्ट आपको दे रखी है, मैचिंग करना है। चलो, सबसे पहला वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट जो है वो ये एडवांटेज है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस कैपेसिटी का, ठीक है। दूसरा टर्न की प्रोजेक्ट जो है वो इसको ये क्या है, बेसिकली एक बोर्ड है एंट्री का इंटरनेशनल बिजनेस में। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन, मतलब ये गोल है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। और जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो स्टेज है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला बोलता है इंटरनेशनल बिजनेस हैज ग्रोन इन मोर रिसेंट ईयर एट ए फास्टर पेस देन द ग्लोबल प्रोडक्शन। ये बात एकदम जो है वो क्या है, सही है आपका। फिर ग्रोथ थ्रू ट्रेड हैज इंक्रीज बट ग्रोथ थ्रू एफडीआई हैज नॉट, ऐसा है क्या, एफडीआई भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात क्या है, गलत है। तो आंसर क्या है, असर्शन तो करेक्ट है बट रीजनिंग आपकी इनकरेक्ट है। तो 5 होगा बी। Which one the following is not the benefit of MNC to the host nation? इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं है, किसका, MNC का बेनिफिट नहीं है होस्ट कंट्री को। सबसे पहला, इंक्रीज इन द सोशल एक्टिविटी। क्या ऐसा होगा क्या, अगर MNC आती है तो क्या आपके यहाँ पे सोशल एक्टिविटी बढ़ जाती है, नहीं। तो ये इसका बेनिफिट नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, यस। R&D एफर्ट एनहांस होंगे, जी बिल्कुल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, लेकिन सोशल एक्टिविटी बढ़े, ये नहीं होता है। Why is a project in the international business referred to as a turnkey? एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट जो है वो क्यों बोलते हैं, देखो टर्न की में हम क्या पढ़ते थे कि एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हम का मतलब हम लाइसेंसर है, हम जो है वो क्या, हमको लाइसेंस मिला और हम जो है वो क्या करेंगे, हम दूसरे पर्सन के लिए जो है एक प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, उसको ऑपरेट करके और फिर उसको जो है क्या हैंड ओवर करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक प्रोजेक्ट को टर्न की प्रोजेक्ट जो है वो कब बोलते हैं, ये सिग्निफाई करता है एक प्रोजेक्ट जहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना वो फुली कंप्लीट करेगा प्रोजेक्ट को टू द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन बिफोर हैंडलिंग इट ओवर द प्रोजेक्ट ओनर रेडी फॉर इमीडिएट यूज, और फिर सौंप के चले जाएंगे। ईपीसीजी का जो मतलब है वो क्या है, ईपीसीजी डिनोट्स द एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। India suffers from deficit balance both in trade balance and net invisible. Hence, took up a number of steps to manage this problem. Which one is not appropriate for this? हमने एक्सपोर्ट पे कंट्रोल किया, हमने एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया। अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल करोगे तो इससे बल्कि आपका बीओपी और भी वर्सन हो जाएगा, तो ये इसका पार्ट नहीं है। करंट अकाउंट कन्वर्ट किया, अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को लिबरल किया, यूनिफाइड एक्सचेंज रेट लेके आए, तो इन सबसे जो है वो क्या होगा, जो हमारी बीओपी है वो अपना पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल, अगर इंपोर्ट कंट्रोल करते तो सही आंसर सही था, लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आंसर जो है वो क्या, गलत है आपका। तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा।
मैचिंग करना है इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, और यहां पे ऑथर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये दिया था भगवती जे ने, ठीक है। डेवलपमेंट प्लानिंग इंडियन एक्सपीरियंस, ये दिया चक्रवर्ती ने। इंडिया इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इन द सोशल अपॉर्चुनिटी, ये दिया ड्रेंस ने। और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये दिया था किसने, चेलिया ने। तो ये थोड़ा याद करके जाना, आंसर आएगा ए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहली बार इंडिया के अंदर जो वो क्रिएट हुआ किस पीरियड के अंदर, तो वो था जब एक्सिम पॉलिसी आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2000 में आई थी। तो उस टाइम पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में आया था, क्योंकि अपने जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, वो चाइना गए थे और वहां पे जाकर उन्होंने देखा एसईजेड का मतलब एसईजेड का कॉन्सेप्ट वहां पे देखा, तो फिर उनको लगा यार ये तो बढ़िया चीज है। तो अगर अपने को भी देश के अंदर अगर क्या करना है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो एक काम करते हैं हम भी यहाँ पे एसईजेड जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो कब आया, 2000 में, याद करना। DFEC स्टैंड फॉर, जो DFEC है तो ये बेसिकली है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड FDI इन इंडिया, इनमें से कौन सी चीज जो है वो आती है किसमें, FDI के दायरे के अंदर आती है। सबसे पहला सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो ये FDI सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है, क्या वो FDI है? जी बिल्कुल वो FDI है। दूसरा, मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, अगर फॉरेन इक्विटी जो है इंडियन कंपनी में मेजोरिटी पैसा फॉरेन कंपनी का लगा है, तो क्या वो भी उसको हम जो है FDI मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। इंडियन कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय द फॉरेन कंपनी, क्या मतलब एक इंडियन कंपनी जिसमें सारा पैसा जो है फॉरेन का लगा हुआ है, क्या ये भी FDI है? बिल्कुल FDI है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी बाय द फॉरेन इन्वेस्टर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये FDI है? नहीं, ये FDI नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 एंड 3 बोल तो आपका डी। बोथ FDI और FPI आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, FDI भी और FPI दोनों जो जुड़ी हैं किससे, इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो वो क्या है, क्योंकि देखो FPI जो है, FPI ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, और FDI ओनली कैपिटल आती है, ऐसा है क्या? नहीं, ये बात गलत है। FPI हेल्प करता है इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, जबकि FDI ओनली टारगेट करता है स्पेसिफिक सेक्टर को। ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। इसके अलावा क्या बोलता है, FDI फ्लो ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट, जबकि FDI प्राइमरी मार्केट टारगेट करता है, ये भी गलत है। FPI कंसीडर टू बी मोर स्टेबल देन FDI, नहीं, FDI ज्यादा स्टेबल होती है किससे, FPI से, ये भी गलत है। Which of the following group of item is included in the India foreign exchange reserve? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं? तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर जो है वो आता है फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ द RBI एंड द SDR। बी, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है क्या? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है वो सारी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, सर्विस, कैपिटल एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांसफर अकरिंग बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, टिपिकली ए ईयर। सी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर टिपिकली इंक्लूड इन द कैपिटल अकाउंट, इनमें से कौन सी आइटम जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली जो है वो क्या कहता है, बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, क्या कैपिटल अकाउंट में आएगा? यस। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय द NRI, तो ये भी कैपिटल अकाउंट की आइटम है, यस। परचेज एंड सेल ऑफ द लैंड बिल्डिंग बाय द परचेज एंड सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय द नॉन रेजिडेंट, क्या ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है? नहीं। इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटी बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, क्या ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है? यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 एंड 4। 1 to 4 बोल तो सी, 1 to 4 डी। आगे, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट, इनमें से क्या करंट अकाउंट के अंदर आएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट है क्या? यस। फॉरेन एसेट करंट अकाउंट का पार्ट है क्या? नहीं। बैलेंस ऑफ इनविजिबल करंट अकाउंट का पार्ट है? यस। SDR करंट अकाउंट का पार्ट है? नहीं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 1 एंड 3 बोल तो बी ऑप्शन। एक मिनट रुकना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक टू कंट्रोल द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को सही करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या एक्शन लेती है? सबसे पहला, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को हम डीवैल्यू करेंगे। जी, अगर हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू कर देंगे, रुपया सस्ता हो जाएगा, तो जिससे इंपोर्ट महंगा हो जाएगा लेकिन एक्सपोर्ट अपना सस्ता होगा, तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जिससे बीओपी अपना ठीक हो जाएगा। ये बात सही है। एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर देंगे, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को रिड्यूस कर दे तो एक्सपोर्ट और महंगा हो जाएगा, जो कि होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। एडॉप्ट करेंगे सुटेबल पॉलिसी जिससे ग्रेटर FDI जो इंडिया के अंदर आए, मोर एंड मोर फंड फ्रॉम द FI, जितना ज्यादा बाहर से जो है इंडिया के अंदर आएगा उतना बीओपी फॉरेन करेंसी का जितना इन्फ्लो होगा तो बीओपी अपना ठीक हो जाएगा। ये बात भी सही है। तो आंसर क्या आएगा, 1 एंड 3 सी ऑप्शन। Both FDI and FPI are related to the investment in a country. Which of the following is incorrect regarding FDI और FPI? इनमें से कौन सी बात जो सही नहीं है? बोलता है both FPI FDI bring capital into economy, ये बात तो सही है। FII
जो है फॉरेन जो एफडीआई है बोलता है वो इन्वेस्ट करता है इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्राइज में, जबकि एफपीआई इन्वेस्ट करता है ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप में। ऐसा है क्या? नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है, बी। द टर्म हॉट मनी, हॉट मनी का मतलब जो है वो क्या होता है? हॉट मनी का मतलब होता है बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या? हॉट मनी। ठीक है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि हॉट मनी रेफर टू द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑफन बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस और द मार्केट फ्लक्चुएशन। एफपीआई इज कंसीडर्ड हॉट मनी बिकॉज इट कैन बी क्विकली विड्रॉ, जिसको आप क्विकली विड्रॉ कर सकते हो, मेकिंग इट मोर वोलेटाइल कंपेयर टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इंडिकेट द करेक्ट कोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना है। सबसे पहला, द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन ओनली। बोलते हैं कैपिटल अकाउंट में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल आती है क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शन आती है? नहीं, शॉर्ट टर्म भी आती है, ये गलत है। द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन व्हिच गिव राइज टू यूज ऑफ द नेशनल व्हिच गिव टू और यूज अप नेशनल इनकम। ये बात एकदम क्या सही है, तो आंसर जो आएगा 22 का वो क्या आएगा? डी। स्टेटमेंट 1 तो आपकी इनकरेक्ट है, लेकिन 2 आपकी करेक्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच 4 बेनिफिट आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्री फ्रॉम एमएनसी। ठीक है, होस्ट कंट्री को एमएनसी से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होगा, जी बिल्कुल होगा। ठीक है, बाहर से मान लो अगर यूएसए की कोई कंपनी अगर इंडिया में आकर अगर ऑपरेट करती है तो अपने को इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होगा, जी बिल्कुल होगा, नई टेक्निक अपने को सीखने को मिलेगा। दूसरा, लर्निंग ऑफ बिजनेस मैनेजम, ऐसा होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी, नहीं, क्या पता वो अपने से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे। दूसरा, जॉब क्रिएट होगा, जी बिल्कुल होगा। एंटरटेनमेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, ये बात सही है। सोशल कॉन्टेक्ट एनहांस होंगे, जरूरी नहीं है। इंप्रूव होगा कंपटीशन लोकल इकोनॉमी में, हाँ, कंपटीशन जो वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 4 6 8 बोल तो सी। कंसीडर द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहला बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ध्यान देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेजेंट करता है एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं all receipt on account of the goods exported, service rendered and capital received by the resident and payment made by them on account of the goods imported and service received from the capital transfer to the resident non जो कैपिटल ट्रांसफर किया गया नॉन रेजिडेंट को और फॉरेनर को। ये बात एकदम क्या सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कंट्री का वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एकदम सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और जो रीजनिंग है करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 24 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए। In recent year, which among the following country have been the largest source of foreign investment in India due to double taxation avoidance agreement? क्योंकि DDAA है किससे? मॉरिशियस से, इसलिए मॉरिशियस दूसरे रूट से बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर आता है क्योंकि टैक्स रेट बहुत कम है। इन केस वी सी दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएट, अगर हम ये देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है डेप्रिशिएट हो रही है तो दिस शुड बी लिंक विद, उसको जो हम लिंक करेंगे किससे? अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो वो किस वजह से होता है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना तो उसकी करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। ये बात सही है। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, यस। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो हो सकता है कि फॉरेन रेट हमारे क्या हो? बढ़े, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। All of the following are included as invisible item on the current account of balance of payment except किसको छोड़ के? तो बोलते हैं इनमें से all of the item जो है वो invisible all of the following are included as the invisible item on the current account, किसको छोड़ के? सबसे पहला flow of profit from asset held overseas, ये आएगा। inflow of the overseas investment, ये किसका पार्ट है? ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ना कि करंट अकाउंट का। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई ये किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। The current account of the balance of payment include all the following except which one, किसको छोड़ते हैं? मतलब करंट अकाउंट में सारी आइटम आएंगी, एक को छोड़ के क्या? इनफ्लो ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, ये इसका पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। द मेन एडवांटेज जो है सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का वो क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मतलब जब एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाएगा किसके द्वारा? बाय डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? मेन एडवांटेज ये है इससे ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का, बी। Which of the following would normally result from an increased appreciation in the country exchange rate? इनमें से कौन सा जो है रिजल्ट है किसका? कि लगातार जो है अपना एक्सचेंज रेट जो वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान लो रुपीस जो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहला फॉल इन द कंट्री रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल। अगर मान लो हमारा कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मतलब अगर महंगाई दर जो क्या होगी? कम होगी, तो हमारी हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी। ये बात एकदम क्या सही है। दूसरा राइज द वॉल्यूम एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं ये तो उससे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा नहीं। इंप्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर मान लो टर्म ऑफ ट्रेड जो क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है, तो ये एक रीजन है कि हमारी करेंसी क्या एक्सचेंज रेट क्या करे? एप्रिशिएट करे। सरप्लस इन द करंट अकाउंट नहीं, तो आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा? 1 और 3।
आगे, if a country has a flexible exchange rate, which one of the following would lead to the fall in the rate of exchange for the currency into the economy? तो अगर मान लो हमारा जो है वो क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर हमने जो है वो ऑप्ट किया हुआ है, तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वुड लेड टू फॉल, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, फॉल होगा इन द एक्सचेंज रेट फॉर इट्स करेंसी इनटू द इकोनॉमी। तो उससे जो है वो क्या होगा, अगर कंट्री के इंपोर्ट जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होगा, डाउन होगा। सी। आगे मैचिंग करना है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट है ऑफिशियल, इसको आपस में मैच करना है। तो करंट अकाउंट, विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये पार्ट है किसका, करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हैं तो ऑफिशियल कैपिटल पार्ट है किसका, कैपिटल अकाउंट का। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब आपका रिपेट्रिएशन, और ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो क्या आता है, बेसिकली रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो 33 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे, आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। साइक्लिकल होता है, सेक्युलर होता है, स्ट्रक्चरल होता है, सेक्टोरल, क्या सेक्टरल डिसइक्विलिब्रियम होता है क्या, नहीं। आंसर क्या आएगा, डी। For which one the following, which one of the basic reason the structural adjustment program was undertaken in India 1991? 1991 में हमने जो है वो बीओपी को सही करने के लिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो उठाए थे, वो कौन से थे, ठीक है। टू कर्बिंग द कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। एस्टैब्लिश प्रीडोमिनेंट रोल इन द पब्लिक सेक्टर, नहीं। टू डील विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यस। आंसर क्या आएगा, सी। हमारा बीओपी क्राइसिस में चला गया था, तो उसके लिए हमने जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या किया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए थे। Which of the following statement is not correct relating to the comparison of FDI with trade? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है जब हम कंपेयर करते हैं एफडीआई को किससे, ट्रेड से। ओनली वन मार्केट कैन, ध्यान देना, ओनली वन मार्केट कैन बेटर बी सर्व विद द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये बात एकदम जो है मतलब ये चीज जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कि सिर्फ एक ही मार्केट को आप बेटर तरीके से सर्व कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट से, नहीं, ये चीज सही नहीं है। अगर एफडीआई लगाते हैं तो आप वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। FIA कैन इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटी, दे डू नॉट पार्टिसिपेट ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। जो FIA है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशियल अलॉटमेंट, जो FIA है क्या वो इनिशियल अलॉटमेंट के टाइम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस। तो आंसर क्या आएगा, सी। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फ्लो फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या, ये किसको अफेक्ट करता है, अगर फॉरेन लोन और जो इन्वेस्टमेंट है ये अफेक्ट करते हैं बेसिकली हमारे कैपिटल अकाउंट को। Which of the following can be included in the current account of the balance of payment? इनमें से किसको हम करंट अकाउंट के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड करंट अकाउंट का पार्ट है, सेल ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट करंट अकाउंट, वर्कर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड फैक्टरिंग का करंट अकाउंट, सेल ऑफ कॉर्पोरेट जनरल सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। आंसर क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4 बोल दो, डी। मैचिंग करना है एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो। एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो जो जानबूझ के किए जाते हैं अपने बीओपी को ठीक एडवर्स बीओपी कंडीशन को सही करने के लिए। तो एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो क्या है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नॉर्मली फ्रॉम आईएमएफ, जो हमने आईएमएफ से लोन लिया अपने बीओपी को ठीक करने के लिए। ऑटोनोमस क्या होते हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होते हैं। फ्लो ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। एफडीआर एलोकेशन की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो क्रिएट करी है किसने, आईएमएफ ने, एंड देयर एलोकेशन among the member country in order to improve the international liquidity। और statistical discrepancy का मतलब क्या है, एस्टिमेट करना foreign exchange flow on the account of either variation in the collection of relative figure और unrecorded illegal transaction of the foreign exchange। तो आंसर जो आएगा 40 का वो क्या आएगा, बी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोस्पेरिटी, जब प्रोस्पेरिटी का पीरियड होता है तो चेंज इन द इनकम ऑफ द पीपल एंड प्राइस ऑफ द गुड्स अफेक्ट करते हैं किसको, एक्सपोर्ट को, एंड इंपोर्ट द गुड्स एंड देयर बाय इन्फ्लुएंस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ये बात एकदम सही है। जब प्रोस्पेरिटी होती है ना तो उससे जो है देश के अंदर जो है वो डिमांड पैटर्न जो है वो चेंज होता है और डिमांड बढ़ती है बाहर के गुड्स की भी, ठीक है। तो इससे जो है अपना बीओपी जो है वो चेंज होता है, यस ये बात सही है। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम इज कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन द इकोनॉमिक एक्टिविटी और व्हाट आर नोन एज द ट्रेड साइकिल। ये बात एकदम क्या सही है। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जब अपने नॉर्मल ट्रेड साइकिल जो होती है ना, जैसे बूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, इनकी वजह से अगर आपका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम चल जाए उसको बोलते हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, सी। Which one is not the form of FDI? इनमें से कौन सा FDI जो है वो नहीं है। सबसे पहला परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट इन द फॉरेन करेंसी, FDI है। न्यू इन्वेस्टमेंट करा इन द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, FDI है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड, FDI नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा ये क्या, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे, कंपेयर टू ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर हम कंपेयर करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से, इकोनॉमी विल बेनिफिट फ्रॉम ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बिकॉज एक इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट विल हैव नोट टू डिफ्लेट द इकोनॉमी व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर, क्योंकि अपने आप जो है एडवर्स बीओपी की कंडीशन जो क्या हो जाती है, सही हो जाती है। गवर्नमेंट को जो है वो खुद आगे अपने करेंसी को डीवैल्यू करने की नीड नहीं होती है। तो ये पढ़ लेना है वर्ष को।
इन कंप्यूटेशन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बीओपी जो कैसे निकलेगा, ओवरऑल बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। 44 का ए बोलता है द मेंबर नेशन फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन अप्रोच द आईएमएफ सीकिंग रिड्रेसल ऑफ द बीओबी क्राइसिस। जो मेंबर नेशन बीओ एडवर्स बीओबी को फेस कर रहे हैं तो वो जो है आईएमएफ को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं क्या करने के लिए, अपने बीओपी क्राइसिस को सही करने के लिए। ये बात एकदम सही है। रीजन बोलता है गोल ऑफ द वर्ल्ड लीडर जो अटेंड करते हैं ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन 1944 हैज टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन सो एज टू रिड्यूस द रिपीटिशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर टाइप कॉन्फ्लिक्ट। ये बात भी एकदम सही है क्योंकि जब ये 1944 के अंदर ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका मेन एम यही था कि हम जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन बनाएंगे ताकि दोबारा से वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति जो उत्पन्न ना हो। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। ए Which one of the following is true statement? सबसे पहला बोलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड डील विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम आती है तो ये तो गलत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डील विद द बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, यस बी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, अब उसको जो है जो एफआईपीबी था उसको जो है वो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एफआईएफपी से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से इन मई 2017, जो रिवैम्प करता है रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई, यस। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यस। आंसर क्या आएगा, डी। तो ये ध्यान रखना जो एफआईपीबी है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एफआईपीबी को हमने रिप्लेस कर दिया एफआईएफपी से इन मई 2017 में, स्ट्रीमलाइन करने के लिए द प्रोसेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एफआईएफपी अब सर्व करेगा, ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है फॉर एफडीआई प्रपोजल के लिए। अब जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से आपको सारी की सारी अप्रूवल मिल जाएगी, जो इंश्योर करता है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द अप्रूवल। इट कवर एस्पेक्ट एज द अकाउंटिंग फॉर foreign investment by the NRI and the overall foreign investment। अगर करेंसी ऑफ रूपी डिक्रीज, अगर मान लो रूपी डिक्रीज होता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, देन व्हाट डज इट मीन फॉर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट नेशन इन द फॉरेन कंट्री। तो इसका फर्क जो है वो क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि नेशन इज नाउ प्रैक्टिकली ऑफरिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस एट ए चीपर प्राइस। अगर मान लो रुपीज जो डिक्रीज हो रहे तो इसका मतलब जो है वो अब हमारा जो प्रोडक्ट ना वो अब सस्ते रेट पे जो है वो फॉरेन के अंदर अवेलेबल होगा। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल, अगर क्या होंगे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो बीओपी आपका फेवरेबल होगा, यस। इंपोर्ट घटेंगे तो भी इंपोर्ट बढ़ेंगे तो नहीं, इंपोर्ट घटेंगे तो, अगर मनी डिवैल्यू होगा तो भी क्या आपका बीओपी फेवरेबल होगा, यस। क्योंकि अगर मनी डिवैल्यू होगा तो हमारे इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, तो जिससे हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, डी, बोथ ए एंड सी। सपोज एक मैक्सिमम फर्म उसने इंपोर्ट किया बनाना $1000 का, अपने इंडिया से एक मैक्सिको की कंपनी ने $1000 के बनाना उसने इंपोर्ट कर लिए और आगे उसने $2000 में बेच दिए, तो इसका हमारे जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपना जो जीडीपी है वो $1000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमने जो है वो क्या कि $1000 का बनाना जो है वो बेचा, ठीक है, मैक्सिकन फर्म को, वो आगे चाहे किसी भी बेचे, तो हमें क्या एडवांटेज हुआ, हमारा जो जीडीपी है वो $1000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे, which the following kind of situation is signified when there is a debit in balance of payment account। अगर मान लो कभी क्या हो गया, डेबिट हो गया इन बीओपी अकाउंट में, क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो फिर इससे जो है वो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा और एक्सपोर्ट हमारा क्या है, कम है। 2 बोलो तो ओनली 2 इज करेक्ट, सी। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन द करंट अकाउंट इज इक्वल टू, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंट्री का ऑन करंट अकाउंट वो किसके बराबर होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कंट्री का वो बराबर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते विजिबल प्लस इनविजिबल, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट, बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी इन इंडिया आर गवर्न बाय, इंडिया के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी के लिए जो है एक एक्ट हमने बनाया जिसका नाम क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आंसर क्या आएगा, सी। ओके जी सर, तो ये थोड़ा सा एक बार इसका रीडिंग करना, फेमा से पहले क्या था, फेरा था। ओके चलो जी, ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो कुछ हमारे 103 क्वेश्चन को जो डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 1 था आईबी के क्वेश्चन का। इसी तरीके से पार्ट 2 और पार्ट 3 उसको भी हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, और ऐसा करके टोटल लगभग 350 प्लस क्वेश्चन है जिसको हमने निपटाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से काफी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर भी, ओके, और काफी आपके कॉन्सेप्ट जो है इससे क्लियर भी होंगे, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के जाना, इन क्वेश्चन को जरूर आप कवर करना, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसका जो पीडीएफ है उसको देख जरूर जाना यार, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएंगे, तो एग्जाम में जैसे आप देखोगे ना, आपका माइंड उसी टाइम जो है वो आपको उसी पेज पे ले जाएगा, उसी जगह पे ले जाएगा जहां पे आपने क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है ना। तो मतलब फिर आपको समस्या नहीं आएगी ज्यादा, ओके। क्या पता इनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाए,
ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, कॉन्सेप्ट तो यही सेम ही है ना। तो वहां से इसी मतलब हमने जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया, तो जनरली बाकी लोगों का जो माइंड है वो भी ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लगभग मैं 5-5,500 क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं, इसमें अपने प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप करके जाओगे ना, तो वो जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या पता इन्हीं में से सबको देखने को मिले, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू उसको छोड़ के मत जाना, ओके जी। बाकी हमारा जो बैचेस है वो चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनको परचेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कोई इंक्वायरी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर हैं, सारी पीडीएफ वो सब अवेलेबल हो जाएंगे, ओके जी। चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।